साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1999-2000 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं। आइए साथियों देखें जो है वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजनीति शास्त्र के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो साथियों परंपरागत उपागम है संगठनात्मक उपागम, क्योंकि जो परंपरागत जो है उपागम है उसमें राज्य की विभिन्न संस्थाओं जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवा, स्थानीय शासन इत्यादि के संगठन और कार्यविधि पर विचार करते हैं। राजनीति समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है। राजनीति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो साथियों ये परिभाषा जो है आपके डेविड ईस्टन ने दिया है, जिन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया है। डेविड ईस्टन ने संघर्ष पर बल न देकर मूल्यों के निर्धारण को राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु माना है। उनके अनुसार राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है जो शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से प्रभावित है। लास्की ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार उनमें से नहीं? साथियों लास्की ने जो संप्रभुता सिद्धांत है इसकी ऐतिहासिक, वैधानिक और राजनीतिक आधारों पर आलोचना की है, लेकिन आर्थिक जो है आधार पर इन्होंने संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा प्रधानतः स्वीकार करती है। तो जो संप्रभुता की एकलवादी धारणा है वो जो है स्थापित विधि की जो है प्रधानता स्वीकार करती है। कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है और इसके प्रमुख विचारक आपके बोंदा, हाब्स और बेंथम हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संप्रभुता की सत्ता पर निम्न में से कौन सा प्रतिबंध जीन बोंदा स्वीकार करते हैं? तो साथियों जीन बोंदा ने संप्रभुता की विधिवत व्याख्या की थी और उसने अपने संप्रभुता की सत्ता पर जो प्रकृति और ईश्वर के कानून का जो प्रतिबंध स्वीकार किया था। निम्न में से किस एक वक्तव्य में बहुलवाद अंतर्निहित है? तो साथियों बहुलवाद क्या मानता है? वो आपके जो एकत्व सिद्धांत है उसके विरोध में यह मानता है कि राज्य भी अन्य समुदायों के समान है, अतः चूंकि समाज संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाब्स पर लागू नहीं होता? देखिए लोगों ने केवल एक समझौता किया, ये हाब्स के विषय में बिल्कुल सही है। संप्रभु को निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त, यह भी सही है। समझौता एक पक्षी था, यह भी सही। लोग अपना शासक नियुक्त करते हैं, ये जो है बात हाब्स के समझौता सिद्धांत में नहीं थी। उसका सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का प्रमाण है, न कि ठोस आवश्यकता का। तो ये किसका कथन है? तो ये जॉन लॉक का कथन है। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते? तो देखिए साथियों जो राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत था उसने माना कि राज्य का जो विकास है वह किसी एक तत्व से नहीं वरन जो है कई तत्वों से मिलकर हुआ है। तो उसमें क्या क्या तत्व था? तो रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, ये इसमें थे। तो साथियों गाइटिल ने कहा रक्त संबंध, धर्म तथा सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया है जिससे राज्य का विकास हुआ है। तो इसमें मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं और राजनीतिक चेतना सम्मिलित हैं।
निम्न कथनों में से कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो साथियों इसमें जो है राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। तो यह जो है मार्क्सवादी विचारधारा से मेल खाता है। किसने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में समानों का राज्य स्थापित किया? तो साथियों ये जो है ईसा पूर्व द्वितीय सदी में समानों का राज्य स्थापित किया था सिसरो ने। सिसरो का विचार था कि सभी मनुष्य कानून के अधीन हैं, अतः वे साथी नागरिक हैं और उन्हें एक कार्य में समान होना चाहिए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों ये पूछा गया, राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन A.F. बेंटले ने किया था। और A.F. बेंटले की जो प्रमुख पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इसी में इन्होंने अपने समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों देखिए राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचारण, हित समूहीकरण सम्मिलित, लेकिन राजनीतिक विकास जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निवेश में सम्मिलित है। इसमें 4 निवेश हैं। एक तो राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहन और राजनीतिक संप्रेषण। ये जो 4 जो है इसके इनपुट हैं। राज्य का कार्य नैतिकता की अभिवृद्धि करना नहीं है, परंतु सद्जीवन के मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करना है, यह कथन है। तो साथियों यह कथन जो है नव प्रत्ययवादियों का है। और नव प्रत्ययवादी में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं हीगल, ग्रीन और बोसांकिक विचारधारा आती है। निम्न में से किसने राज्य के कार्यों को सृजनात्मक और निषेधात्मक में विभक्त किया है? तो साथियों निषेधात्मक और सृजनात्मक में L.T. हॉबहाउस ने जो है राज्य के कार्यों को विभक्त किया है। किसके विचार में राज्य की छोटी परिधि सामाजिक विकास में व्यवधान डालती है? तो साथियों लॉर्ड एक्टन जो है छोटे राज्य का समर्थक नहीं है। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन में अज्ञान का आवरण, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करने में अज्ञानता का आवरण की संकल्पना का प्रयोग किसने किया था? तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो प्रयोग किया था वो जॉन रॉल्स ने अपने सिद्ध जो है प्राकृतिक अवस्था के वर्णन में की थी। मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को कहा तो विध्वंसकारी प्राकृतिक अवस्था, शांतिपूर्ण प्राकृतिक अवस्था, अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अवस्था। तो साथियों जो मैकफर्सन ने विध्वंसकारी जो है प्राकृतिक अवस्था कहा है लॉक के संबंध में। मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को विध्वंसकारी प्राकृतिक अवस्था कहा। ज्ञातव्य लॉक ने लिखा कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध अवस्था नहीं थी। इन दोनों के मध्य महान अंतर है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन यापन करते हैं परंतु उनके ऊपर कोई संयुक्त शक्ति उनके मध्य निर्णय करने को नहीं है होती, तो वही प्राकृतिक अवस्था है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत किससे संबंधित है? तो साथियों अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत व्यक्तियों की गणना यानी कैलकुलस का निरूपण करता है, जो व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सामंजस्यता लाकर सुख के कुल्यों का निर्धारण करता है। किसका विश्वास है कि अराजकतावाद मनुष्य के नैतिक विकास का प्राकृतिक लक्ष्य है? तो ऐसा मानना है टॉलस्टॉय का। मनुष्य अपने अधिकारों के मामले में स्वतंत्र पैदा हुए और ऐसे ही रहेंगे। ये कहाँ से संबंधित है ये कथन? संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948। निम्न विचारकों में किसने प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाया है? तो ये देखते हैं साथियों। तो इसमें जो है स्पेंसर ने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया है।
निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। तो साथियों, ग्रीन की जो प्राथमिकता है, मानव चेतना। तो पहला होगा चेतना। क्या चाहती? स्वतंत्रता चाहती, और स्वतंत्रता अधिकार में नहीं थे, और अधिकार जो है राज्य की बात करता है। तो सबसे पहले आएगा आपका ए, फिर डी, फिर सी और बी। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा नहीं है, न जेल में बंदी है, न दंड के भय से एक दास की भांति आतंकित है, भीड़ की भांति उड़ान न भर सकने या फेल की भांति तैर न सकने को स्वतंत्रता का अभाव नहीं कहा जा सकता है। हेल्वेटियस यह अवधारणा स्वतंत्रता को क्या मानती है? तो ये मानती है ऐसे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्ति क्रिया में बाधा डालते हैं। स्वतंत्रता के 3 प्रकारों के बीच बार्कर ने विभेद किया है। तो साथियों, बार्कर ने विभेद किया है नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच। बार्कर तथा लास्की ने एक मत होकर स्वतंत्रता का वर्गीकरण किया है: नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आदि। किनके नाम संपत्ति के आदर्शवादी विचारक से संबंधित हैं? तो साथियों, इसमें आप कहते हैं ग्रीन, कांट, हीगल, बोसांके, फिक्टे आदि आदर्शवादी विचारक आते हैं। राजनीतिक समाजवाद का उद्देश्य है। तो राजनीतिक समाजवाद का उद्देश्य समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना है। राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। उपयुक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो साथियों, ये जो कथन है ये टी.एच. ग्रीन का है, और ग्रीन आप जानते हैं कि उदारवादी विचारक हैं। ग्रीन जो है आदर्शवादी विचारक है, लेकिन उन्होंने उदारवाद की परंपरा को कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया था। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या? तो साथियों, उदारवाद का मूल सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है। किसके लिए साथियों? ये समूह के लिए। मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। एक समसामयिक मार्क्सवादी विचारक जिसने मार्क्सवाद के मानवतावादी सिद्धांत को चुनौती दी और इसकी संरचनात्मक व्याख्या पर बल दिया हुआ था। देखिए साथियों, इसमें मैक्स हार्खेमर, जुर्गान हैबरमास, लुई अल्थ्यूसर और कार्ल कोर्सह। तो इसमें लुई अल्थ्यूसर जो है ने मार्क्स के मानवतावादी सिद्धांत को चुनौती दी तथा उसकी संरचनात्मक व्याख्या पर बल दिया, और जो है इसका उल्लेख अल्थ्यूसर ने अपनी पुस्तक ऑफ मैक्स में किया है। निम्न में से किसे एकात्मक राज्य नहीं कहा जा सकता है? तो साथियों, कनाडा जो है एकात्मक राज्य नहीं है, क्योंकि ये संघात्मक शासन व्यवस्था यहाँ स्थापित की गई है। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है किसका? उदारवाद और समाजवाद का। ब्रिटेन की बेवरिज रिपोर्ट ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? तो बेवरिज रिपोर्ट का जो संबंध है वो कल्याणकारी राज्य से है, और ये कब आई थी? 1942 में प्रस्तुत की गई थी। सीले, ऑस्टिन, लिंकन एवं डायसी के अनुसार प्रजातंत्र का विचार है ये क्या है? सरकार का एक स्वरूप है। किसके अनुसार प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है? तो ऐसा माना है टेलीरेंड ने, इसे काले रक्षकों या दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है। मतदान के भारित प्रणाली का समर्थन किया है। तो भारित प्रणाली का समर्थन जी.एस. मिल ने किया है। मैकाले, लेकी, मेन तथा एक समानता हुआ है वो क्या है? महिला मताधिकार का विरोध। जबकि लावेल ने कहा कि स्त्रियों से संबंधित कानून निर्माण केवल पुरुषों द्वारा नहीं होने चाहिए। उदारवादी जनतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना अनिवार्य है? तो साथियों, राजनीतिक दल का होना अनिवार्य है।
किसने राज्य को मानव मस्तिष्क का बृहद रूप कहा है? तो मानव मस्तिष्क का बृहद रूप प्लेटो ने कहा है। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये रचना है राल्फ मिल बैंड की। किसने निरंकुश एकलवाद तथा ठोस एकलवाद को विभेदित किया है? तो मैबाट ने जो है निरंकुश एकलवाद और ठोस एकलवाद को विभेदित किया है। कानून असीम संप्रभुता संपन्न के निर्देश की अभिव्यक्ति नहीं है, वे सामाजिक दृढ़ता सुदृढ़ता की व्यवस्था है। यह विचार किससे संबंधित? तो यह विचार है संबंधित डिग्वी से। ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? अज्ञानता, दरिद्रता और नशाखोरी। मैकाइवर के अनुसार राज्य के कार्य क्या होने चाहिए? व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास, ये राज्य के कार्य होने चाहिए मैकाइवर के अनुसार। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में राज्य के विकास और कार्यों पर प्रकाश डाला है। उसने राज्य के कार्य के अंतर्गत व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण और विकास को रखा है। इसके विपरीत मैकाइवर ने कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया है जो राज्य को नहीं करने चाहिए। इसमें विचारों, नैतिकता, रीति रिवाज और फैशन पर नियंत्रण न करना प्रमुख है। लास्की के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिकारों के उपभोग के लिए महत्वपूर्ण शर्त है? तो राज्य को विकेंद्रित होना चाहिए। लास्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अधिकारों की व्याख्या की है। उनके अनुसार राज्य को विकेंद्रित होना चाहिए। लास्की के शब्दों में आधुनिक राज्य का बेजोड़ विकेंद्रीकरण अधिकारों के आदर्श रूप का शत्रु है। राज्य को सकारात्मक रूप से प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबरदस्ती वाले सेवा कार्य करने चाहिए। उपयुक्त कथन है किसका? तो ये उपयुक्त कथन जो है आपके उदारवादी विचारक हेयक का है। मैकफर्सन को स्वतंत्रता के एक नवीन विचार के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। वह विचार क्या? तो मैकफर्सन ने सृजनात्मक स्वतंत्रता की बात कही थी। कौन से युग में सुमेलित है? तो संपत्ति उपकरण के रूप में अरस्तु सुमेलित है। बाकी देखिए, संपत्ति मानव श्रम के उत्पाद से है, तो ये मार्क्स का है। संपत्ति चोरी है, पुद्रों का है। संपत्ति अतिरिक्त मूल हथियाने के रूप में, तो यह भी मार्क्स का है, लेकिन लाकर नहीं है। संपत्ति मानव श्रम के उत्पाद के रूप में ये आपका लाख है। संपत्ति चोरी है, पुद्रों है। संपत्ति आर्थिक उसमें मार्क्स का है, और संपत्ति उपकरण के रूप में अरस्तु, तो ये इससे मिलान करता है। भेद सिद्धांत यानी राल्स का न्याय सिद्धांत से तात्पर्य है, तो साथियों जो राल्स का भेद सिद्धांत है उसका तात्पर्य है आय और संपदा की असमानताएं उसी स्थिति में उचित मानी जा सकती हैं यदि वे न्यूनतम लाभान्वित के लिए अधिकतम लाभकारी हो। और इन्होंने अपना नया सिद्धांत ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में जो प्रकाशित हुई में प्रतिपादित किया था। डायसी के विधि के शासन के सिद्धांत का अभिप्राय है हर कोई विधि के समक्ष समान है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक को किसने समाजवाद की राज्यवादी मिथ्या कहा था? तो साथियों जो है सर्वहारा वर्ग को समाजवाद की राज्यवादी मिथ्या कहा था स्टोजानोविक ने। प्रतिनिधित्व का प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? तो साथियों ये किया था हैमिल्टन ने। और इसके अतिरिक्त हाब्स ने भी किया था। वास्तविकता के प्रत्यक्ष स्रोत से पृथक रहने के कारण व्यक्ति अपूर्ण सूचना के विकृत संसार में जीवन यापन करता है। वह कुछ निश्चित प्रतिमान के अनुरूप कार्य करता है जिसे लिपमैन कहते हैं। तो साथियों इसे लिपमैन क्या कहते हैं? छायाभासी मत। वह कहता है कि ज्ञानवर्धक अराजकतावाद की स्थिति जहाँ हर कोई स्वयं अपना शासक है वह कौन है? तो साथियों वो है प्रिंस कुरपाटकिन। निम्न में से किस विचारक ने राजनीतिक क्षय का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो साथियों पॉलिटिकल डिके जो है एस हंटिंगटन ने प्रतिपादित किया है।
संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन साथियों आपका डायसी का है। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि का तात्पर्य क्या है? तो प्रयुक्त विधि है मानव स्थापित विधि। ये सामान्य विधि होगा। एकल संक्रमणी मत प्रणाली के प्रथम प्रतिपादक, तो साथियों इसका जो प्रथम प्रतिपादन किया था थॉमस हेयर ने किया था और इसका जो सूत्रपात सन 1857 में हेयर ने प्रतिनिधि प्रणाली नामक पुस्तिका में प्रकाशित करके किया था। तो साथियों याद रखिए कि जो प्रतिनिधि की प्रणाली है 1857 में, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 एक साथ हुआ था। राजनीतिक दल को संरचना के संबंध में किसने समिति यानी काकस, शाखा यानी ब्रांच, प्रकोष्ठ ने सेल और नागरिक सेना यानी मिलिशिया में वर्गीकृत किया था? तो साथियों ये किया था डुवर्जर ने। दबाव समूह ने तृतीय सदन का नाम धारण कर लिया है, तो ये मानना है एस.ई. फाइनर। निम्न में से किसे एक संवैधानिक सरकार कहा जा सकता है? तो संवैधानिक राजतंत्र को संवैधानिक सरकार कहा जा सकता है। राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पश्चात किसने कहा कि यह देशी संसद के लिए एक बीज प्रमाणित होगा? तो यह कहा है चार्ल्स ब्राडला ने। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में वह कौन सा कारक था जिसने ट्रेड यूनियन के उद्भव में योगदान दिया? तो आधुनिक उद्योगों का विकास के कारण जो है ट्रेड यूनियन का विकास हुआ है। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन का विशेष महत्व क्या था? नेहरू जी ने समाजवाद को लक्ष्य बनाने पर जोर दिया था। भारत की प्रथम समाचार एजेंसी कौन थी? तो दी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। 1923 से 27 के मध्य कौन राजनीति में असक्रिय रहा? तो साथियों महात्मा गांधी जो है इस अवधि में असक्रिय रहे। कल इसको क्रमबद्ध करना है, तो साथियों देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन भी आपका 42 में है। तो ये एक्चुअली 9 अगस्त को है भारत छोड़ो आंदोलन। और शिमला कॉन्फ्रेंस ये आपका जो है 25 जून 1945 है। जैसे क्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा आपका ए, फिर आएगा डी आपका क्रिप्स मिशन, फिर ई आएगा भारत छोड़ो, फिर शिमला, फिर जो है कैबिनेट मिशन। शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज नहीं। असहयोग आंदोलन के समय यह किसने कहा था? ये कहा था आपको जो है C.R. दास ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। तो साथियों सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस का जो मूवमेंट था उसका निर्णय लिया गया था नागपुर अधिवेशन 1930 में। मूडीमैन किसकी कार्यान्वयन की कुशलता पर रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त की गई थी? तो मूडीमैन कमेटी की जो गठन है वो 1919 में जो है अधिनियम के जो है द्वारा स्थापित व्यवस्था की जांच करना था। साइमन कमीशन की भारत यात्रा का अभिप्राय था, तो इसका अभिप्राय था साथियों भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करना। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली प्रतिनिधि सरकार है, ये उपयुक्त कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत
दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायिक और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अनुसार प्रतिषेध रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया ऐसा आदेश है जो किसी अर्ध न्यायिक अधिकारी को किसी मामले में कार्यवाही करने से रोकता है। कौन सा नीति निषेध तत्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो साथ ही जोड़ा गया था व्यष्टियों समूहों के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि वह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो अब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन कम से कम देखिए साथियों वर्ष में 2 बार होने चाहिए और दोनों में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाली कुत्ते या सजग चौकसी का कार्य करती है? तो ये करती है आपकी प्राक्कलन या एस्टीमेट कमेटी। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना अनुच्छेद 312 के अंतर्गत केवल जो है राज्यसभा को प्राप्त है। निम्न अधिकारों में से किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो साथ ही इसमें है शिक्षा पाने को अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार है। न्याय पुनर्विलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिससे वह असंवैधानिक घोषित करता है विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो वो भारत का उपराष्ट्रपति निर्धारित करता है। यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं? देखिए अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए विशेष इजाज़त, तो साथियों ये गलत, ये सही सम्मिलित नहीं है। और अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, तो ये सही है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति जो है 226। तो साथियों इसमें जो है सॉरी ये विकल्प बी सही, लेकिन इसका सी सही नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय 226 के तहत। हाल ही में राज्यपाल का वेतन 11,000 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह कर दिया गया। तो साथियों इस समय का ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो इसे देखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप वर्तमान में इनके वेतन को याद कर लीजिएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्रोन्नत में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? तो साथियों ये किसमें दिया गया? 77 में। भारतीय संविधान के टीकाकारों में निम्न में से किसने इसे भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? तो साथियों देखिए ग्रैन्यूल ऑस्टिन इसको सहकारी संघवाद, केसी वियर इसे अर्ध संघवाद, मॉरिस जेम्स इसे सौदेबाजी का संघ कहते हैं। उस कर को चुनिए जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ एवं राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो साथियों वो है इनकम टैक्स या आयकर। आसियान की राजनीतिक एवं रक्षा व्यवस्था से आसियान क्षेत्रीय फोरम की सदस्यता पाने में भारत को कब सफलता मिली? तो भारत को ये सफलता वर्ष 1996 में मिली। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विलयन या एकीकरण और विघटन की घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। निम्न में से कौन एकीकरण की प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है? तो साथ ही फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना एकीकरण नहीं बल्कि विघटन को दर्शाता है। किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने निरस्त्रीकरण से संबंधित अत्यधिक चर्चा में रही कार्य योजना की बात की? तो साथियों एक बात की थी राजीव गांधी ने।
हाल ही में संपन्न हुए नाटो के वाशिंगटन सम्मेलन के बारे में क्या सत्य? साथियों, तो ये वर्ष 1999 और 2000 की बात है। तो उस समय का ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो उत्तर देख लीजिए कि क्या उस समय हुआ था। इसने गैर सदस्यों से परमाणु अस्त्र की सहभागिता नहीं करने की नीति की घोषणा की थी। किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का पूर्वी तिमोर में निजी दूत हाल में नियुक्त किया गया? तो ये उस समय का भी करंट है। सोलो जे सरोबजी को नियुक्त किया गया था उस समय 99-2000 में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्थानीय सरकार अनुबंधित सीमा के अंदर कार्य को स्वायत्त है, ये सही है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुखों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। कब नहीं लाया जा सकता है? पद ग्रहण के पश्चात 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक। राजस्थान की नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु 1955 में बीकानेर में राजस्थान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? साथियों, यह जयपुर में स्थित है। तो साथियों, इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त हुआ। और यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।